सभी को नमस्कार। प्रिय, आज 19 नवंबर 2025 है और मैं आपके लिए भारत में पेंशन के भविष्य के बारे में 3 महत्वपूर्ण समाचार लाता हूं। हम वेतन सीमा बढ़ाने पर राष्ट्रीय बहस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो यह निर्धारित करती है कि अनिवार्य पेंशन प्रणाली में कौन प्रवेश करेगा। नई केंद्रीकृत प्रणाली के तहत EPS 95 योजना के विलंबित भुगतान की आधिकारिक शुरुआत तथा सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने EPF को सक्रिय बनाए रखने वालों के लिए एक प्रमुख स्पष्टीकरण। 3 कहानियां जो एक ही सामान्य सूत्र से जुड़ी हुई हैं। यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वह कितना भी कमाता हो, बुढ़ापे में असुरक्षित न रहे। भुगतान को आधुनिक कैसे बनाया जाए ताकि पेंशन भोगियों को वह मिले जिसके वे हकदार हैं। और सेवानिवृत्ति के समय जब हर रुपया मायने रखता है, स्मार्ट निर्णय कैसे लें। चलो शुरू करते हैं। पहली कहानी बिजनेस स्टैंडर्ड से ली गई है, जिसमें वित्तीय सेवा सचिव M नागराजू द्वारा 18 नवंबर की शाम को दिए गए बयान शामिल हैं और उनके शब्दों ने एक गहरी बहस छेड़ दी है। क्या भारत को श्रमिकों को EPF और EPS पेंशन प्रणाली में शामिल होने के लिए मजबूर करने हेतु प्रतिमाह 15,000 रुपये की वेतन सीमा बढ़ानी चाहिए? आज नियम सरल है। यदि कोई कर्मचारी प्रतिमाह 15,000 रुपये से कम कमाता है तो उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना में होना चाहिए। यदि आप अधिक कमाते हैं तो सदस्यता वैकल्पिक हो सकती है और कई लोग, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों या कम विनियमित निजी क्षेत्र में, बिना किसी पेंशन के रह जाते हैं। और नागराजू ने बताया कि यह एक ऐसा जोखिम है जो भविष्य में सामाजिक संकट बन सकता है, क्योंकि एक कर्मचारी जो आज 25,000, 40,000 या इससे अधिक कमाता है, यदि उसने किसी पेंशन प्रणाली में योगदान नहीं दिया है तो वह पूरी तरह से अपने बच्चों, परिवार के सदस्यों या सार्वजनिक सहायता पर निर्भर हो सकता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि सहाना एक मध्यम आकार की निजी फर्म में रिसेप्शनिस्ट है। वह प्रतिमाह लगभग 28,000 रुपये कमाती है। वर्षों तक उसके नियोक्ता ने उसे EPF में दाखिला दिलाने के बजाय पूरा वेतन देना पसंद किया, यह तर्क देते हुए कि इस तरह उसे अधिक पैसा मिलेगा। 52 वर्ष की उम्र में सहाना के पास बहुत कम बचत है, केवल एक नियमित बचत खाता है तथा उन्हें पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। आपके भविष्य की अनिश्चितता हर दिन बढ़ती जा रही है। आपके जैसे मामले पूरे देश में प्रचुर मात्रा में हैं। सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि तेजी से विकास कर रहा भारत संस्थागत वित्तीय सहायता नेटवर्क के बिना लाखों भावी बुजुर्गों को जन्म नहीं दे सकता। उन्होंने याद दिलाया कि अटल पेंशन योजना कार्यक्रम पहले ही 83 मिलियन लोगों तक पहुंच चुका है, जिनमें से लगभग आधी महिलाएं हैं, जो सामाजिक सुरक्षा में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। लेकिन मध्यम वेतन वाले श्रमिकों में वृद्धावस्था के जोखिम को कवर करने के लिए अभी भी अपर्याप्त है। सरल शब्दों में कहें तो प्रणाली के तर्क को बदलने पर चर्चा की जा रही है। न केवल उन लोगों की रक्षा करें जो सबसे कम कमाते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि जो लोग सबसे अधिक कमाते हैं वे शुरुआती निर्णयों या वित्तीय शिक्षा की कमी से असुरक्षित न रहें। हालांकि यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। नियोक्ताओं के लिए सीमा बढ़ाने का मतलब बड़ा अनिवार्य योगदान है और छोटे मार्जिन वाले कुछ क्षेत्रों के लिए इसका मतलब लागत समायोजन हो सकता है। श्रमिकों के लिए इसका अर्थ होगा कि उन्हें मिलने वाला वेतन कम होगा, यद्यपि दीर्घावधि में बचत अधिक होगी। लेकिन अंतिम बात स्पष्ट है, सरकार पेंशन कवरेज का काफी विस्तार करना चाहती है, क्योंकि भारत वृद्ध हो रहा है, पारंपरिक परिवार पुनर्गठित हो रहा है, बच्चे काम पर चले जाते हैं और केवल पारिवारिक सहायता पर निर्भर रहना अब कोई गारंटी नहीं रह गया है। सरल शब्दों में कहें तो वेतन सीमा पर यह बहस तकनीकी नहीं है, यह अत्यंत मानवीय है। यह इस बारे में चर्चा है कि सहाना जैसे लाखों लोगों को न्यूनतम आय की गारंटी के बिना बुढ़ापे तक पहुंचने से कैसे रोका जाए। आउटलुक मनी द्वारा प्रकाशित हमारी दूसरी खबर उस बात की पुष्टि करती है जिसका लाखों सेवानिवृत्त लोग इंतजार कर रहे थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS नामक पूरी तरह से नई प्रणाली का उपयोग करके चरणबद्ध तरीके से EPS 95 पेंशन बकाया का भुगतान करना शुरू कर दिया है। भुगतान इस महीने शुरू हुआ और चरणों में किया जाएगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वर्षों से गणनाओं, प्रशासनिक विलंबों, विनियामक परिवर्तनों और कानूनी दावों में अंतर था, जिसके कारण संगठित निजी क्षेत्र में हजारों पेंशन भोगियों के पास अवैतनिक या पुरानी राशि जमा हो गई थी। CPPS पूरे देश में प्रत्येक पेंशन की मासिक गणना को स्वचालित करता है। इससे मैनुअल त्रुटियां कम हो जाती हैं, राशियों के सुधार में तेजी आती है
और संचित बकाया राशि को अधिक सटीकता के साथ जारी किया जा सकता है। एक पूर्व फैक्ट्री सुपरवाइजर दिनेश के मामले की कल्पना कीजिए, जो 10 साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे। लंबे समय तक दिनेश को संदेह था कि उनकी मासिक पेंशन उनके योगदान इतिहास से मेल नहीं खाती। उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किए, महीनों इंतजार किया, बार बार दस्तावेज उपलब्ध कराए। आज नई केंद्रीकृत प्रणाली के साथ आपके भुगतानों का अद्यतन स्वचालित रूप से सत्यापित हो गया है और आपके बकाया का पहला भाग पहले ही जमा कर दिया गया है। उनके और उनकी पत्नी के लिए इस अतिरिक्त आय का अर्थ है लंबित चिकित्सा उपचारों का भुगतान करना और फिर से एक छोटा आपातकालीन गद्दा रखना। अब हर किसी को तुरंत भुगतान नहीं मिलेगा। ईपीएफओ स्पष्ट रहा है, केवल 3 अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने वालों को ही बकाया राशि प्राप्त हो रही है। आधार सत्यापित केवाईसी अद्यतन, सक्रिय एवं मान्य यूएएन संख्या। इसके अतिरिक्त आउटलुक मनी सभी पेंशन भोगियों को अपने पीपीओ पेंशन भुगतान आदेश की स्थिति ऑनलाइन या अपने बैंक में जांचने की सलाह देता है। सीपीपीएस स्वचालित रूप से राशियों को अद्यतन करता है, लेकिन ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां अतिरिक्त डेटा या प्रोफाइल सुधार की आवश्यकता हो। यह केंद्रीकृत प्रणाली निजी क्षेत्र की पेंशन के लिए दशकों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक है। इससे न केवल ऐतिहासिक बकाया राशि को पूरा करना संभव हो जाता है, बल्कि यह एक ऐसे भविष्य के लिए मंच तैयार करता है जहां पेंशन गणना सटीक, लेखा परीक्षा योग्य और पारदर्शी होगी। संक्षेप में, यह समाचार उन लोगों के लिए वास्तविक और ठोस राहत का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगठित क्षेत्र में काम किया है और वित्तीय न्याय की आशा की है। यह तकनीकी प्रगति का वह प्रकार है जो न केवल लोक प्रशासन को आधुनिक बनाता है, बल्कि पेंशन प्रणाली में विश्वास भी बहाल करता है। दिन की तीसरी कहानी मनी कंट्रोल से आती है और यह मानक से अधिक शिक्षाप्रद है, लेकिन सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। आधार सीधा है, जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो आपका ईपीएफ खाता योगदान प्राप्त करना बंद कर देता है, लेकिन सेवानिवृत्ति की तारीख से 3 साल तक ब्याज अर्जित करना जारी रखता है। पूरे 3 साल की दिलचस्पी, उस अवधि के बाद खाता निष्क्रिय हो जाता है। इसके निष्क्रिय हो जाने का क्या अर्थ है? सबसे पहले, रुचि पैदा करना बंद करें। पैसा अभी भी वही है, लेकिन रुका हुआ है, विकास के बिना। दूसरा, कर नियम बदल सकते हैं। निष्क्रिय खाता शेष को कुछ मामलों में कर योग्य आय माना जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर नियम कैसे विकसित होते हैं, और यहीं पर योजना बनाने का महत्व सामने आता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी के पास 3 मुख्य विकल्प हैं। पूरी शेष राशि निकाल लें, उसे 3 साल तक ब्याज कमाने दो, इसे आंशिक रूप से उन वित्तीय साधनों में स्थानांतरित करें जो बेहतर रिटर्न उत्पन्न करते हैं या जो आपके जोखिम, आयु और आवश्यकताओं के स्तर के अनुसार समायोजित होते हैं। मनी कंट्रोल को याद है कि हर किसी के लिए कोई एक जवाब नहीं है। आदर्श प्रत्येक परिवार पर निर्भर करता है। आइए राघव के बारे में सोचें, जो एक इंजीनियर हैं और 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हुए। उनके 2 वयस्क बच्चे हैं, उनका अपना घर है और वे किराया नहीं देते हैं। उनके लिए 3 साल के लिए ब्याज अर्जित करने वाले अपने ईपीएफ को छोड़ना जोखिम उठाए बिना पूंजी जमा करना जारी रखने की एक अच्छी रणनीति हो सकती है। उस अवधि के बाद आप इसे एक निश्चित आय निधि में स्थानांतरित कर सकते हैं या इसे दीर्घकालिक स्वास्थ्य योजना के हिस्से के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आइए मीरा की कल्पना करें, एक 58 वर्षीय महिला जो स्वास्थ्य समस्याओं के कारण जल्दी सेवानिवृत्ति प्राप्त करती है। वह तत्काल चिकित्सा खर्चों को कवर करने या ऋण का भुगतान करने के लिए ईपीएफ को तुरंत वापस लेना चाह सकती है, क्योंकि उसकी प्राथमिकता ब्याज को अधिकतम करना नहीं है, बल्कि तत्काल तरलता सुनिश्चित करना है। नोट में एक महत्वपूर्ण बात की चेतावनी भी दी गई है। योजना न बनाने से ब्याज की हानि हो सकती है, अनावश्यक करों का सामना करना पड़ सकता है या खातों में पैसा भूल जाना पड़ सकता है, जिससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसीलिए संदेश स्पष्ट है, सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहे लोगों को अपने ईपीएफ के भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में हर वित्तीय निर्णय के गंभीर परिणाम होते हैं। आज 19 नवंबर 2025 को हमने जिन 3 समाचारों का विश्लेषण किया, वे एक ही विचार पर केंद्रित हैं। भारत अपने नागरिकों के सेवानिवृत्ति के अनुभव को पुनः परिभाषित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में है।
एक ओर सरकार लाखों मध्यम आय वाले श्रमिकों को सुरक्षा के बिना बुढ़ापे तक पहुंचने से रोकने के लिए पेंशन प्रणाली में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव करती है। एक सुधार जो सामाजिक न्याय, समानता और स्थिरता के मुद्दों को संबोधित करता है। दूसरी ओर ईपीएफओ एक केंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करके पेंशन भुगतान के तरीके को आधुनिक बनाता है, जो अंततः ईपीएस 95 बकाया को जारी करने की अनुमति देता है। यह उन लोगों के लिए क्षतिपूर्ति का संकेत है जिन्होंने अपनी पेंशन में सुधार के लिए वर्षों तक इंतजार किया। और अंत में मनी कंट्रोल हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत योजना सार्वजनिक नीतियों जितनी ही महत्वपूर्ण है। यह जानना कि सेवानिवृत्त होने पर आपको अपने ईपीएफ खाते के साथ क्या करना है, शांतिपूर्ण वृद्धावस्था और अनिश्चितता से भरी वृद्धावस्था के बीच अंतर पैदा कर सकता है। हाँ, भारत बूढ़ा हो रहा है, लेकिन वह एक मजबूत, अधिक समावेशी और अधिक डिजिटल पेंशन प्रणाली बनाने की आवश्यकता के प्रति भी जागरूक हो रहा है। एक ऐसी प्रणाली जहां प्रत्येक कर्मचारी का उनके वेतन की परवाह किए बिना एक सभ्य भविष्य हो। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं अरिकेश वैराग हूं और यह भारत में सामाजिक सुरक्षा और पेंशन पर दिन की सबसे बड़ी खबर रही है। हम अगले संस्करण में आपसे सुनेंगे।